अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं। आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र हम लोग सीखने आए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले, माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब, डू यू नो मराठी? ये आपने भी पढ़ा होगा। ये मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमें ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ पे चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, एक वर्दीधारी देखे तो इसलिए इस मिट्टी से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विधि व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है। धनबाद में अगर कोयला है तो कोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेशकीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर है, तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मीथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट, यदि हमारा सरकार चाहता है, जल्दी हमने सरकार में चाहते हैं ना, हमारा पूजा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान के लिए। आंकड़ों के मुताबिक रांची में लगभग 13,000, धनबाद में 8,000, बोकारो, सिंहभूम में 6,000 फैक्ट्री है। लगभग कुल मिलाकर बड़े छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं झारखंड में, लगभग 55 से 60,000 के आसपास है। आप गुना करके देखिए, अगर एक कंपनी में 100 लोगों को भी रखा जाए तो 60,000 कंपनियों में कितने लोगों का जगह बनती है? लगभग 60 लाख। 60,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 6 लाख और 1 जीरो तो सीधे 60 लाख। मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी? 12 लाख। समाधान है कि नहीं है? लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास। हम यहाँ के मिले, हमारे भाइयों ने बताया कि हम ड्राइविंग करते हैं। अरे भाई ठीक है, आप ड्राइविंग करते हैं तो हमारे झारखंड में लगभग 7 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछा है। हमें ड्राइविंग का अवसर झारखंड की सड़कों में दिया जाए। हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर वाला छुरी दे दीजिए, किडनी की जगह गुर्दा निकाल लेंगे। हमने ये थोड़ी कहा। हमने थोड़ी कहा कि हमें इंजीनियर का काम दे दीजिए। हमने थोड़ी कहा हम में जो टैलेंट होगा, यदि हम मैक्सिमम लोग ड्राइविंग ही जानते हैं और हमारी नियति में, हमारी इस जनरेशन को ड्राइविंग ही करना नियति में है, तो झारखंड में 7 लाख किलोमीटर तक सड़कें हैं। आप वहां उत्तर दीजिए, कम से कम 200 किलोमीटर का वहां दूरी होगा, 2000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करना है। आखिर हमारी इस पीड़ा की, हमारी इस वेदना, हमारी इस तकलीफ का अनुभव कौन करेगा? इसलिए आज जितने भी प्रवासी हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे
कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो प्रवास का दर्द झेले। मैं मानता हूँ और इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं चूंकि इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे कि इन्होंने किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। क्योंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूँ, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का सबसे बड़ा धर्म रोटी का होता है। तब वो संबंध नहीं रखता है कि आप किस धर्म की मान्यता रखते हैं, आप किस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक मजदूर का जो धर्म होता है वो रोटी का होता है। मैं मजदूरों के बीच आया हूँ तो मैं रोटी की बात करूंगा। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, ये नियम कानूनों का देश है, ये देश कानूनों से चलता है और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। तो आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूँ। इस देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे, कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। इसलिए लाल किला का मचान यानी राजनीति से है, लाल किला का मचान यानी पॉलिटिक्स से है। आपने लाल किला के मचान पे नजर नहीं रखा क्योंकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए कि आपने जो राजनीति का मचान कहा जा रहा है, जिसे लाल मचान का के संबोधन किया गया है, आपकी नजर वहां नहीं रही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मजदूरों की बात, मजदूरों की पीड़ा राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक में जाना चाहिए, लेकिन वहां तभी जाएगा जब आपके बीच के नेतृत्वकर्ता वहां तक जाएंगे। आप बताइए, अडानी अंबानी के नेतृत्वकर्ता जाएंगे तो हमारी बात रखेंगे? इसीलिए तो सरकार लेकर आई थी 3 कृषि कानून। चूंकि कानून बनने से पहले अडानी साहब का गोदान बन गया था, तो एक जनता जानती है कि वो कृषि कानून किसके लिए था। क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है मेरे साथियों। इसलिए आज जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, किसान वर्ग से संबंधित लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज जिस पीड़ा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिस पीड़ा के कारण आज प्रवास की यात्रा को हमने तय किया है, यह प्रवास की यात्रा भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय ना करना पड़े, इसलिए आज हमें लाल किला के मचान में लाल नजर रखनी है।